नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी और हम बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें आप जानते हैं उमेश पाल की भी हत्या हुई और उनके गनर की भी हत्या हुई। और उमेश पाल कौन थे? उमेश पाल विधायक राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और उन्हें एक साजिश के तहत मार दिया गया। उसके बाद यूपी पुलिस और यूपी सरकार से कई सवाल पूछे गए। तो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ये है कि एक पिक्चर वॉर हुई सियासी लेवल पर। उस सियासी लेवल पर जो ये वार पलटवार हुआ है तस्वीरों के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक कमरा नंबर 36 के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये कमरा नंबर 36 है क्या? अब ये कमरा नंबर 36 कहाँ है, पहले तो ये जानिए। ये कमरा नंबर 36 है मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब इस कमरा नंबर 36 में कौन रहता है? इस कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहता है। सदाकत खान कौन है? अब ये समझिए। सदाकत खान वो आरोपी है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और जिससे पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। और इसी सदाकत खान ने ये बड़ा खुलासा किया कि कमरा नंबर 36 में बैठकर ही इस पूरे मर्डर को, उमेश पाल के मर्डर को प्लान किया गया। उसकी एक एक बारीकी जो थी उसके बारे में डिस्कशन किए गए और कैसे इस मर्डर को अंजाम देना है इस पर चर्चा की गई। और सदाकत खान जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो इसने पुलिस को रौब दिखाने की कोशिश की कि मैं वकील हूं और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसने भी भागने की कोशिश की। लेकिन कहा ही जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो सदाकत खान भाग तो नहीं पाया। लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूर बताया कि उसकी भागने की पूरी प्लानिंग थी। पहले तो जो उमेश पाल हत्याकांड है उसको कैसे अंजाम देना है, उस मर्डर को कैसे अंजाम देना है, उसकी प्लानिंग इसके कमरा नंबर 36 में की गई। और ये जो सदाकत खान है इसने भी पूरी प्लानिंग की थी कि ये भारत में नहीं रहेगा, एजेंसियों के हाथ नहीं आएगा, पुलिस के हाथ नहीं आएगा और ये नेपाल भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, पुलिस इस तक पहुंच गई। और एक और बात जो इससे तफ्तीश में, अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सामने आई है, तो 6 शूटर भले ही रहे हों जिनके द्वारा उमेश पाल पर फायरिंग की गई थी, लेकिन खाली 6 शूटर नहीं थे। दरअसल ये शूटर्स की संख्या कहीं ज़्यादा थी, बल्कि डबल से भी ज़्यादा थी। ये कहा जा रहा है कि सत्याकांड में 13 शूटर्स थे, जिनमें से 6 शूटर जो थे वो तो लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन 7 शूटर ऐसे थे जिन्हें बैकअप के तौर पर रखा गया था। इसीलिए मैंने आपसे कमरा नंबर 36 का जिक्र किया शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही। समझिए किस लेवल पर जाकर ये प्लानिंग की गई है, कैसे इसे एग्जीक्यूट यानी इसे अंजाम तक पहुंचाया गया है, कितनी बारीकी के साथ इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, ये समझने वाली बात है। और ये खुलासा खुद सदाकत खान कर रहा है। अब इसमें एक और बात जो यहाँ पर आपके लिए समझने वाली है वो ये है कि सीधे तौर पर जो आरोप लगे, आप जानते ही हैं, अतीक अहमद जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, साथ ही उसका भाई जो है उसका नाम अशरफ है, वो बरेली की जेल में बंद है। और ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट के माध्यम से इन्होंने इसे अंजाम दिया। अतीक अहमद के जो बेटे हैं उन पर मामला दर्ज हुआ है, हिरासत में लिए गए हैं। और इन सब के बीच अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता, वो ये कह रही हैं कि भाई उनके बेटों और उनके पति का एनकाउंटर हो सकता है, उन्हें ये आशंका है, उन्हें ये डर है। तो कई लेवल पर ये पूरा जो ड्रामा है ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन सदाकत खान जैसे पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जिसने कमरा नंबर 36 में क्या हुआ, हालांकि जिस उस कमरे में वो अवैध रूप से रह रहा था, लेकिन सवाल कई हैं उस कमरा नंबर 36 को लेकर। और उन सवालों के जवाब लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस हासिल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। वहीं दूसरा आरोपी जो था अरबाज, उसे कल ही मार गिराया गया था। और अरबाज जो है वो अतीक अहमद और उसके बेटों का काफ़ी करीबी बताया जाता है। यहाँ तक कि जिस क्रेटा कार का जिक्र बार बार किया जा रहा है इस हत्याकांड में, वो क्रेटा कार अतीक अहमद के घर के पास बरामद की गई थी। तो लगातार जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है और उसे कुछ कामयाबी भी मिल रही हैं। लेकिन सवाल आज मैं उससे बड़े उठाना चाहती हूँ। ये तो पुलिस की तफ्तीश है, ये उमेश पाल जो हैं, जो कि गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के,
उन्हें कैसे उनका बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं और इस हत्याकांड के पीछे जो सवाल हैं, जो सीधे तौर पर सवाल जुड़े हुए हैं, माफिया क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना पनप सकते हैं? क्या फल फूल सकते हैं, पोषित हो सकते हैं राजनीतिक संरक्षण के बिना? जवाब हम और आप सभी जानते हैं। सोचिए, अतीक अहमद जिस पर इतने मामले दर्ज हैं, वो 5 बार का विधायक है, वो 1 बार का सांसद है। उसे चुनने वाले कौन हैं? उसे चुनने वाले हम और आप ही हैं, जनता ही है। तो आज कहीं ना कहीं जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपना प्रतिनिधित्व या हम जनप्रतिनिधि किसे चुन रहे हैं। हम राजनीति को तो लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं और कटघरे में खड़ा किया भी जाना चाहिए कि आप अपराधियों को, माफिया को, बाहुबली को राजनीतिक संरक्षण कैसे दे सकते हैं। आप खुद कानून व्यवस्था के लिए जो खतरा है उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आप ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ये सवाल सीधे तौर पर राजनीति से हैं। लेकिन उन्हें सांसद बनाना, उन्हें विधायक बनाना, ये काम तो हम और आप करते हैं, यानी जनता करती है। तो वहाँ पर भी तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। अब बात सियासत की करते हैं। जो सवाल मैं राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ उठा रही थी, आप आज क्या हुआ इस पूरे मामले में? आज ये जो सदाकत खान है, इसकी एक तस्वीर जारी की गई। इसकी एक तस्वीर आई जिसमें वो किसके साथ खड़ा है? जिसमें वो खड़ा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ। तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी ने सदाकत खान की तस्वीर एक बीजेपी नेता जो हैं उनके पति के साथ जारी कर दी और सवाल पूछा, अब ये किसके साथ खड़ा है सदाकत खान? तो ये तस्वीर की वॉर हुई, पिक्चर की वॉर हुई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। और साथ ही ये सवाल पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि वो माफिया जो है उसे मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन ये तस्वीर क्या कह रही है? और सीधे तौर पर बीजेपी को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा किया गया कि राजनीतिक संरक्षण माफिया को देने का काम तो बीजेपी कर रही है। बार पलटवार हुआ। यहाँ तक की बात थोड़ी देर पहले जब मैं बहस कर रही थी तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक्शन आप सिर्फ एक धर्म विशेष के माफिया के खिलाफ क्यों ले रहे हैं, आप सभी पर एक समान एक्शन क्यों नहीं लेते? तो सोचिए ज़रा राजनीति का स्तर कहाँ जा पहुँचा है कि जब माफिया पर एक्शन लिया जाता है, वो अतीक अहमद पर लिया जाए, मुख्तार अंसारी पर लिया जाए, तो उसमें मज़हब को लाने की ज़रूरत क्या आपको लगता है? कोई ज़रूरत है क्या? जो नेता ऐसा काम करते हैं क्या वो सही कर रहे हैं? और क्या जो नेता ऐसा करें उनके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए? सज़ा मतलब आप ये तय करें कि क्या आप ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे नेताओं के काम या उनके इस तरह के बयानों पर अपने वोट की मोहर लगाना चाहते हैं? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन बीजेपी से सीधे तौर पर सवाल उठे माफिया राज को लेकर। उन्होंने कहा कि ये इतने सालों से यही कह रहे हैं कि माफिया राज को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी उमेश पाल और उनके जो गनर हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। इस पर जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है। साथ ही कहा कि जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ इस पूरे मामले में सियासत कर रही है और उसके द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे कानून व्यवस्था जो है वो एकदम चाक चौबंद हुई है। क्योंकि बीजेपी बार बार ये बात उठा रही है कि जब से योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ है। क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी दलील समाजवादी पार्टी के खिलाफ यही रही है, एक बड़ा आधार उनके हमले का समाजवादी पार्टी पर यही रहा है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ना तो दंगा हुआ है और अपराधियों में भय है और जो माफिया है उसके खिलाफ तेज़ी से एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही ये दलील दी जा रही है कि जो भी गुनाह करते हैं या अपराध करते हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं, उनके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि इस केस में भी जो आरोपी हैं उन्हें लेकर विचार किया जा रहा है कि उन पर भी क्या उनके मकान जो हैं क्या वो भी अतिक्रमण के तहत बने हैं, क्या उन पर भी बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल सकता है। इस सवाल का पुख्ता तौर पर फ़िलहाल आंसर नहीं है, लेकिन इस एक्शन पर, बुलडोज़र एक्शन पर विचार ज़रूर चल रहा है।
साथ ही वो जो पिक्चर वॉर रही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहते हुए चुटकी ली कि पिक्चर तो उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये, खैर वो तो चुटकी ले रहे थे और अटैक कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को। ये समझने वाली बात है कि राजनीतिक जीवन में तस्वीरें खिंचवाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जिनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, लेकिन सवाल सिर्फ तस्वीरों पर वॉर तक सीमित ना हो। जो सवाल है वो होना चाहिए कि आपने माफिया के खिलाफ कितने पुख्ता एक्शन लिए, क्या आपने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी हो, जिसका कि उत्तर प्रदेश में शासन है और कानून व्यवस्था, क्योंकि वो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए जवाबदेही भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। अब हमने इतनी बातें की, मैंने आपको इतने सारे पहलू इस खबर से जुड़े हुए आप तक पहुंचाए। एक और अहम बात जो सामने आई कि जो लड़ाई उमेश पाल लड़ रहे थे, इस तरह की भी खबरें आई कि अब वो लड़ाई उनका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है और इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन अब जिस सवाल पर मैं आना चाहती हूँ वो सवाल है इंसाफ से जुड़ा हुआ। वो सवाल उमेश पाल और उनके परिवार के लिए इंसाफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम और आप, मैं जब आपसे बातें कर रही हूँ तो हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया, मैंने आपको ये भी बताया कि इस पर राजनीति कितनी ज़्यादा हुई है, लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या वो परिवार इस वक्त खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा? क्या उस परिवार को इस वक्त सुरक्षित माना जा सकता है? ये देखते हुए कि सीधे तौर पर अतीक अहमद, उसके भाई और उसके बेटे जो हैं वो यहाँ पर कटघरे में हैं, तो उमेश पाल की जो फैमिली है वो खुद कितनी सुरक्षित है। और ये जो एक्शन हमें देखने को मिला है, इससे क्या उमेश पाल और जो उनकी फैमिली है उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? वो इंसाफ मिलना ज़रूरी है, न्याय मिलना ज़रूरी है। और साथ ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम और आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ इस पर डिटेल में बात कर रहे होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद सबकी याददाश्त कमज़ोर होती है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन उमेश पाल जो हैं, उनकी फैमिली के लिए तो ये दर्द जो है वो जीवन भर का दर्द है, उनके लिए तो ये लड़ाई लंबी है। ऐसे में उनके लिए इंसाफ की बात होनी चाहिए, उन्हें किस तरह से न्याय मिले, उन तक किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, ये कहीं ना कहीं हमारी सियासत की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैंने आज इस पर जब बहस की तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि सियासत में इस पर जो सियासत हुई, राजनीति हुई, उसमें एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की गई कि आप पूरे तरीके से लचर हैं, आप पूरे तरीके से नाकाम साबित हुए हैं, आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं, तो दूसरी तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई हमने बहुत एक्शन लिया है। तो इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच मेरा सवाल बहुत बेसिक है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा सवाल है कि उमेश पाल और उनकी फैमिली जो है उनके लिए इंसाफ कैसे सुनिश्चित कराया जाए, उन्हें न्याय कैसे मिले। और जो भी, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे अतीक अहमद का भाई हो, चाहे अतीक अहमद के बेटे हों, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी कि अतीक अहमद जेल में बैठकर कैसे इस मर्डर को, या उसका भाई जेल में बैठकर कैसे इस मर्डर को अंजाम दे सकता है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, अथॉरिटीज़ से भी पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम बरेली या फिर हम यहाँ पर साबरमती की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बीजेपी का शासन है, समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अतीक अहमद तो भैया अब कानून के कब्जे में है, कानून के शिकंजे में है, तो वो वहाँ से बैठकर इस तरह के मर्डर को कैसे अंजाम दे पा रहा है, ये सवाल भी उठाया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सवाल का जवाब भी देना होगा। खैर, ये उम्मीद करती हूँ कि सियासत तो इस मामले में काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। जो भी आरोपी हैं और जितने भी आरोपी हैं उनका मजहब ना देखा जाए, उन्हें जो उनके द्वारा ये हत्या की गई है उसी के आधार पर जज किया जाए। वो काम अदालत का है, अदालत करे। लेकिन बयानबाजी जो पूरे तरीके से राजनीतिक हो जाती है, जो पूरे तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने वाली हो जाती है, वो बयानबाजी जिसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना फ़ायदा, अपना नफ़ा नुकसान देखने लगती हैं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इतना ही कहना है सियासत से, क्या इतने की उम्मीद करना आपको लगता है ज़्यादा है या वाजिब नहीं है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
आपके कमेंट्स के जवाब देने की मेरी कोशिश भी रहेगी। और अभी तक आपने जो प्यार और सहयोग मुझे दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और रोज़ ये कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी ख़बर पर मैं आपके लिए इसी तरह से एक वीडियो तमाम तथ्यों के साथ आपके सामने लेकर आऊँ और उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आपके सामने रखूँ। और साथ ही आपको भी इस ये जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ इसमें आपको भी शामिल किया जाए, कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया को भी जगह दी जाए और आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।